अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी सी इख्तिसासी स्पेशलाइज्ड शोबे से हम एक ऐसे हीरो को, ऐसे माहिर को चूज़ करते हैं जिसके बारे में ये तजस्सुस रहता है कि इनका शोबा क्या है, इनकी खिदमात क्या हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यही आप जानना चाहते हैं, यही हमारी कोशिश रहती है आपके सामने। आज खुशकिस्मती ये है कि हमारे सामने हीरो ऑफ द कोरोना रिजीम सीरीज़ के चौथे हीरो, जो इसका मतलब ये नहीं कि वो चौथे नंबर पर हैं, उस टीम में जो फ्रंट लाइन टीम है उसमें शामिल है, हर अव्वल दस्ता है। मैं नाम लेने से पहले एक छोटी सी सूरह फातिहा की एक छोटी सी आयत आपके सामने रखता हूँ। दो ही किस्म के लोग होते हैं, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया और वो लोग जिनसे गज़बनाक हुआ। आज हमारे जो हमारे साथ मेहमान हैं, डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान साहब। इस मुसम्मा है, जैसा नाम है, ऐसी इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इनाम वाले लोगों में, इनाम याफ्ता लोगों में शामिल किया है। और आपने अपने खुलूस से ये साबित किया है कि जिस जिम्मेदारी के लिए आपको चुना है अल्लाह ताला ने, उस पर आप पूरी उतरने की काफ़ी आपने कोशिश की है और इस सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है आप जिना हॉस्पिटल में, और कंसल्टेंट मेडिकल वार्ड 5 हैं आप, एंड नेशनल पाइजेंस कंट्रोल्स है वो जो साथी है सेंट्रल जेपीएमसी, उससे उसको भी आप कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। और बहुत सारे अमराज एक तरफ और डॉक्टर एक, समझे आप। माहिर अमराज शुगर भी हैं, ब्लड प्रेशर भी हैं, फॉलिज के माहिर भी हैं, सीने से के अमराज को भी देखते हैं, जिगर को भी देखते हैं। शायरी में जिगर का बड़ा इस्तेमाल है। और मैदा, आंत और काला यरकान यानी हेपेटाइटिस से बी और सी। के बी और सी को भी देखते हैं। दिल और गुर्दा भी आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। हम आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हमारा सलूट आप कबूल करें कि आपने कोरोना रिजीम में जिस तरह के लोगों ने बताया है, हमारे रिकॉर्ड पे आया है, बहुत ही हमने न्यूट्रल एक सर्वे रखा था, उसके मुताबिक आपने इंतहाई खुलूस से, इखलास से आप डॉक्टर्स भी उसमें शामिल थे, पेशेंट्स की खिदमत की। कोरोना एक अजाब था, आफत समावी थी, और वो ऐसे लोग जो है वो मर रहे थे, ऐसे तो आलमी जंगों में भी नहीं हुआ होगा जो ये सूरत पहली दफ़ा आई, जिसका कोई तजर्बा नहीं था डॉक्टर साहब। और ना डॉक्टर्स जानते थे, ना जो है वो उसके माहिरीन जानते थे, अद्वियात के माहिरीन भी जानते थे कि इसका क्या इलाज है, कैसे हुआ है, कौन से जरासीम है, किस तरह का जो है असरअंदाज हो, किसका बनेगा, क्या क्या क़यामत आ चुकी है, जिसका इख्तिताम होने वाला है, ये सब कुछ था। और आप सामने थे एज ए डॉक्टर, क्या एहसासात थे आपके? बस शुरू में जब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दावत दी, आपने एक्नॉलेज किया, और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये जब कोरोना आया तो जैसे आप भी जानते हैं, एक माशरे में भी खौफ था, डॉक्टरों में भी खौफ था, अ, लेकिन ये था कि इसको हमें फेस करना था, इसे हम छुप नहीं सकते थे। ये बीमारी आनी थी, हम सबको इन्फेक्ट करना था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। सही। हाँ, सबसे मुश्किल तो ये था कि इसका कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ था कि भाई इसका इलाज किस चीज़ से करना है, कौन सी दवाई से करना है। लेकिन हमने जो स्ट्रेटजी बनाई, प्रोटोकॉल बनाया कि प्राइमरी, जैसे ये लंग डिजीज़ है, फेफड़े को मुतासिर करती है, तो हमने ट्रीटमेंट उस लाइन पे शुरू की कि जो फेफड़ा है उसको जो नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को कम से कम किया जाए। सही। उसके बाद जैसे जैसे बीमारी इवॉल्व होती रही, जैसे जैसे मज़ीद बढ़ती रही वो। बढ़ती रही, जैसे डेटा आता रहा, तो मज़ीद भी आया कि जैसे जिगर को भी मुतासिर करता है, आंतों को भी मुतासिर करता है, फालिज भी कराता है, और और भी बहुत सारे मसले करता है, नफसियाती मसले भी करता है। तो शुरू तो हमने जैसे चाइना से इसका स्टार्ट हुआ, वहाँ जी पे लंग डिजीज़ हुई उसकी वजह से। जी जी। डॉक्टर साहब, ये है कि आपने कहा कि मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है
और जो उस पर असरात उसके पूरे आसाब पे मिजाज पे आते हैं। लेकिन डॉक्टर तो फ्रंट लाइन के लोग थे, आप तो वो सोल्जर थे जिसको डायरेक्ट उसका सामना था। आपकी मेंटल अप्रोच क्या थी और किस कर्ब से और कैसी कैसी कैफियत से आप गुजर रहे थे, वो ज़रा बयान करते हैं। कोरोना जब आया तो जैसे हम तो पोस्ट पहले नहीं हुए कोरोना वार्ड में ना, पहले तो हमारे वार्ड में भी केसेस आ रहे थे, उनको भी हम डील कर रहे थे। चेस्ट वार्ड की बात कर रहे हो अपने मेडिकल वार्ड के? अच्छा, मेडिकल वार्ड में भी आते थे तो फिर हम शिफ्ट कराते थे वहाँ पे ना। ठीक है। तो खौफ था शुरू में, डॉक्टरों में भी था, स्टाफ में भी था, लेकिन खौफ का मुकाबला किया जाता है ना, खौफ का मुकाबला किया जाता है। बाकी दुनिया की भी एग्जांपल हमारे सामने थी, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज ट्रीट कर रहे थे और ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम पे फ़र्ज़ था कि हम इसका इलाज करें। अगर हम इसका इलाज ना करते, हम इसको फेस ना करते तो कौन इलाज करता? डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर, आपके एक सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इस हालत में जस्ट गोइंग टू डाई, वो तो मौत के मुंह में जा रहा है और आपके हाथों से होके जा रहा है और नाकाम आप नजर आते हैं, क्या कैफियत होगी? वहाँ पे तो हमें अफसोस होता था, कि मसलन ये बीमारी ऐसी थी कि इसमें हम सब लोगों को नहीं बचा सकते थे। सही इलाज तो हम सब एक ख्वाहिश तो होती है कि मेरा उस्ताद, मेरा मेंटर। तो इसमें तो हमारे जो 3 रिटायर्ड प्रोफेसर थे उनका इंतकाल हुआ, उनका हाँ, उसमें हमारे सर्जरी के प्रोफेसर थे, थोरेसिक सर्जरी के प्रोफेसर थे। क्या नाम था उनका? थोरेसिक सर्जरी, हमारे जो सर्जरी के प्रोफेसर थे डॉक्टर असदुल्ला खान। जी जी जी, असदुल्ला खान जो यहीं से रिटायर हुए थे, 10 साल उनको हो गए थे, 10 साल। जी जी जी, सर्जन थे वो? सर्जन थे, हाँ जी जी, बहुत अच्छा सर्जन। उनका इंतकाल हुआ और हमारे ENT के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर उस्मान साहब, उनको कोविड हुआ, उसकी कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो इसमें हमें यही ख्वाहिश रही कि हम इसमें जो है मैक्सिमम लोगों को कोशिश हमने की बचाने की, लेकिन बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, बीमारी का कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं था, शुरू में वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये हमें वो रहा। बाकी कोशिश हमने की, हर पेशेंट के साथ की, हर पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दी, हर पेशेंट का ख्याल रखा। आप पर भी ये आफत नाजिल हुई? अच्छा, ये जैसे कोविड, हाँ, कोविड की जैसी पहली वेव आई, रमज़ान का महीना था, रमज़ान में हमने ड्यूटियाँ की ना, तो जैसे पूरा रमज़ान गुजर गया, ईद भी हो गई, अलामात कुछ भी नहीं आई, फिर भी हम एहतियातन, हमें कभी शक होता तो टेस्ट करा लेते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं 10-12 दफ़ा टेस्ट कराए। अच्छा। एक वेव गुजरी, दूसरी वेव गुजरी, तीसरी वेव गुजरी, चौथी वेव जो सबसे ख़तरनाक थी, हाँ, जो जुलाई के अंदर आई थी, तो बुखार भी होता, गले भी ख़राब होते, खांसी वगैरह भी होती, टेस्ट कराते थे, ज़्यादा संगीन जो है ना डेंजर थे उनके लिए, टेस्ट नेगेटिव आते थे, टेस्ट नेगेटिव आते थे। फिर अभी ये जो लास्ट वेव आई थी ओमिक्रॉन, इसके अंदर मेरा पॉजिटिव आ गया। ओफो, कमजोर तरीन आप पर हावी हो गए ये, और आपने बड़ा मुकाबला किया, डेल्टा को भी देख लिया, सब वो अल्लाह ने हमें उनसे बचाए रखा, तो उसमें हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब हुआ तो अल्लाह ने बस हमें एक बहुत माइल्ड सी बीमारी दी, और वो भी बहुत जल्दी रिकवर होगी, 2-3 दिन के अंदर उसकी रिकवरी हो गई। जी जी, लेकिन आपकी जो टीम के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद भी जो है वो विक्टिमाइज्ड हुए हैं और फिर इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि हमारे तो तकरीबन सारे डॉक्टर्स जो हैं सबको कोविड हुआ है, जितने भी हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स थे सबको हुआ, जितने भी हमारा स्टाफ था सबको हुआ है, किसी को 1 दफ़ा हुआ है, किसी को 2 दफ़ा हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हमारे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अच्छा, वो डॉक्टर कामरान को तो वो हुआ था शायद? हाँ, डॉक्टर कामरान को भी हुआ था, सबको हुआ था, डॉक्टर जीशान को भी हुआ था, डॉक्टर जीशान को भी सबको हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है को भी हुआ था, हमने इंटरव्यू सबको हुआ है, लेकिन ये कि किसी को 2 दफ़ा हुआ है, किसी को 3 दफ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी में मसलन कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। जो वैक्सीनेट करने लगे हैं और जो वो वैक्सीन आ गई है, तो उसके बावजूद रिपीटेडली 2-3-4 दफ़ा हो रहा था, तो क्या ये वैक्सीनेशन की कमज़ोरी थी या ये क्या हो रहा था? क्योंकि कहते थे कि भाई वो जो लगा रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो तो बच जाते हैं, ऐसा नहीं था? अच्छा, नहीं, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को हुआ है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे थे जिनको वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हुआ है, लेकिन ये था कि उसकी शिद्दत कम थी, मसलन जैसे नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, 1-2 दिन में ठीक हो गए,
जो शदीद बीमारी थी जो इससे फेफड़ों को मुतासिर कर रही थी, जिसके लिए आपको मतलब एडमिट होना पड़ता था या इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करानी पड़ती थी, वो नहीं हुई। और एक ड्रॉप आया है, मसलन जो सिविरिटी का ड्रॉप है, जो कैजुअलिटी का ड्रॉप है, वो कम हो गया है। आप ये समझते हैं एज ए डॉक्टर, आप तो पूरी प्रैक्टिकली आप उससे गुजरे हैं, कि आप उसका इलाज जो डेफिनेट कोई इलाज आ गया है? ये जितनी वैक्सीनेशन आई हैं और जितनी चीज़ें हैं और तो नए नए तजर्बात हो रहे हैं, हम कहीं खड़े हैं क्या हम उसको कह सकें कि शाफ़ी इलाज दरियाफ्त हो चुका काफ़ी है? इलाज तो अभी तक नहीं हुआ, अभी तो ट्रायल फेज़ में चल रहा है सारा इलाज ना। अभी तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मसलन जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वो दी जाती है। मज़ीद डिटोरेट होने से बचने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह दी जाती है कि जैसे वायरल आपको इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरियल उसके ऊपर ना हो जाए। ये वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट तो जाहिर है कि वैरायटी है और तो उसकी हालत बदलती है, मॉडिफाइंग वो रहता है, तो इससे उसको पकड़ने में और उसके जो उसके लिए इलाज ढूंढने में तो बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी हालत पे ही नहीं रहता। एक इलाज आप ढूंढने रिसर्च करें वो दूसरी हालत पे होता है, ये तो संगीन खतरा है। असल में वायरसेस के अंदर जो है ना, ये थोड़ा सी एक पेचीदगी होती है कि जैसे अभी आरएनए वायरस है, ये फिक्स नहीं रहता, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। अब मसलन पर्सन टू पर्सन जैसी ट्रांसफ़र होता है, उसके अंदर भी अपने जीनोम के अंदर चेंजेस लाता है। बाकी जो मेडिसिन वगैरह यूज़ हो रही होती है उसके हिसाब से भी अपने अंदर चेंजेस लाता है। बाकी कुदरत के अंदर, कुदरत का भी एक निज़ाम होता है कि उस चीज़ को आपकी भी तो एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना, वो भी तो इंसानों को बचाती है। खुदा ने उसको भी बड़ी लड़ने की क़ुव्वत दी है इन जरासीम शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़। हाँ, इंसान की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी भी काम करती है, वो इम्यूनिटी भी काम करती है। बाकी ये रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, उससे भी फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिस्म के अंदर, वो भी फिर इस वायरस को कंट्रोल करती हैं। उस एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में फिर ये वायरस अपनी शेप चेंज करता है। वो भी धोखेबाज है, हाँ, मतलब धोखेबाज है कि वो इधर आते हैं तो वो इधर चला जाए, उधर उस नई शक्ल बदल लिया, उसको ढूंढते ही रहे आप। हाँ, बस इसमें यही होता है, इसके बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं ना। तो अब जो आखिरी वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो ये भी मसलन बहुत माइल्ड है, डिफ्यूज़ है, इसमें एडमिशन रेट भी बहुत कम है, मोर्टेलिटी रेट भी कम है, और सिविरिटी और इलनेस की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो गई है। एक बात देखिए प्रोफेसर साहब, के जो मरीज़ हैं, जो पोस्ट जो सिम्टम्स आती हैं कोरोना की, उसमें जो है वो उसका लंग्स अगर ख़राब हो गए तो इररिकवरेबल या रिसीवेबल है, रिवर्सल नहीं होती उसकी, ऐसा है। और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी बीमारियां हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो अपना जो पेशेंट देखे हैं, जैसे प्राइवेट में भी हमारे पास पेशेंट आते थे ना, प्राइवेट ओपीडी में, तो और जो जेपीएमसी में भी हमारे पास तो सीरियस पेशेंट एडमिट होते थे। तो इसमें मैंने देखा कि जो पेशेंट कोविड जिनको हुआ है उनमें बेशतर को ना फिर डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ हो गई है, हाँ, शुगर हो गई है। जिन लोगों को, जो हमारे तो जैसे प्राइवेट पुराने पेशेंट थे, हमें पता था कि इनको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अब कोरोना के बाद उनको डायबिटीज़ हो गई है। ऐसा भी हुआ है मौजज़े के तौर पे कि जिसको कुछ अमराज हो और इसकी कुछ कारस्तानी की वजह से उसको निकल गए हो वो बीमारी के खाने से। हाँ, नहीं, इसमें ऐसा हुआ ना कि लोगों ने जैसे मास्क का इस्तेमाल किया है, हैंड वॉशिंग की है। अच्छा। तो पिछले 1-2 सालों के दौरान ना बाकी नज़ला ज़ुकाम और ये पेट की बीमारियां बहुत कम रही हैं, बहुत कम रही हैं इसी वजह से। अच्छा, जो हम कोरोना के प्रिकॉशंस हम करते रहे हैं। और डिस्गाइज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुस्बत पहलू रखता है, तकलीफ में जो है आसानी का पहलू ज़रूर रखता है। और ये भी है, ये बड़ी अच्छी पहली दफ़ा मैं ये सुन रहा हूँ कि इसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, जो वो कुछ आपने प्रिकॉशनरी कुछ मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से कई चीज़ों में बच गए हैं। उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें ताकि ये भी कहें सारा खसारे का सौदा नहीं रहा, कुछ बेहतर भी हुआ है। बेशक, हाँ। इसमें कुछ लोगों में मसलन अलामात रही हैं, जैसे कुछ लोगों को खांसी थोड़ी बहुत रही है कुछ अरसे तक ना, जिनको नहीं, कुछ की तो ऐसी है हमारे प्रोफेसर्स में है कि उनकी खांसी अब तक नहीं गई है। और कुछ लोगों में जैसे में थकावट, दर्दें, ताकत ना होना, भूख ना लगना और मैदे के मसले रहना, कुछ लोगों की इस अलामात के साथ जो है वो आ रहे हैं। लेकिन ये डायबिटीज़ का जो मैंने देखा है ना, डायबिटीज़ लोगों में हुई है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो कौन सा ऑर्गन हुआ है? लंग्स? इसमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स ही होते हैं।
अच्छा, उसके बाद मसलन जैसे आते हैं बाज़ लोग जो कोविड के मरीज़ होते थे वो लूज स्टूल्स के साथ आते थे, मोशंस के साथ आते थे, वोमिटिंग के साथ आते थे। और उसके बाद अगला जो है मसलन जैसे गुर्दे और जिगर भी मुतासिर हुए हैं। जिसका गुर्दा और जिगर मुतासिर हुआ तो फिर वो मरीज़ों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर इनाम खान साहब हमारे साथ हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े तरीके से बात हो रही है और एहसास की और जज्बात की हम बात कर रहे हैं, उसको हम डिलीवर कर पा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। इसके वक्फे के बाद हम दोबारा डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट मेडिकल वार्ड 5। बहुत सारे हवाले हैं आपके जिसका हम पहले तस्करा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब की तरफ हम जाते हैं, कुछ सवालात हैं डॉक्टर साहब। एक ये है कि बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरियां भी हैं डॉक्टर्स की। अगर आप इतना फ्रंट लाइन पे काम ना करते हैं, इतना वार्मली आप अपना कॉर्डियली जो है आप पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें हिस्सा नहीं लेते, तो हालत तो कुछ का कुछ हो जानी थी। लेकिन कहीं ऐसा भी होगा कि आप रिग्रेट हो रहे हो, कि महसूस कर रहे हो, अफसोस कर रहे हैं, यासियत का है कि यार वो मैं ये कर नहीं सका, यार ये भी तो होना चाहिए था ना। कुछ लोग तो इस वजह से हो गए, काश के ऐसा ना होता। वो हालात भी होते हैं, आपकी सहूलियात भी होते हैं, आपकी अपनी सोच एहसास भी ज़्यादा होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर रिग्रेट तो हमें ये था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं थी। सही है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते थे। बाकी पेशेंट को मैक्सिमम जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने की उनको सारी ना। मतलब उनको डायलिसिस की नीड थी, डायलिसिस की। चेस्ट में जैसे पानी भर गया है तो चेस्ट ट्यूब की फैसिलिटी थी। एक डॉक्टर साहब हमारे पास अवेलेबल थे जो इको करते थे पेशेंट का। अच्छा। बाज़ पेशेंट इस कोविड की वजह से हार्ट फेलियर में चले जाते थे, ऐसा भी होता था? ऐसा भी था। और किसी को जैसे चेस्ट ट्यूब लगाने की ज़रूरत होती थी तो चेस्ट ट्यूब लगाते थे। को प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती थी, उनकी डिलीवरी भी वहीं पे हुई। गायनी वालों को हमने ऑन बोर्ड लिया, तो वहाँ पे हाँ बच्चे भी हुए, वहाँ पे डिलीवरी ये भी है कि एक तो ये है जच्चा और एक बच्चा, तो बच्चे को भी कोई ट्रांसफ़र होता था या कोई ऐसी अलामत थी? अच्छा, बच्चा तो हमारे पास जेपीएमसी में जैसे पीड्स वार्ड नहीं है। जैसे बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसको हम NICH रेफ़र कर देते थे। हाँ सही है। NICH हमारे जेपीएमसी के पास एक बच्चों का अस्पताल है। जी। तो ऐसा अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ। नहीं, मर्स के जो कोरोना है उसके वो उसमें मौजूद है माँ के बतन में, और फिर जो है वो आया है तो कोरोना के साथ पैदा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं होता है। कोरोना ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता। क्या खुदा की शान है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। फिर आपकी जो रिग्रेट थी चूँकि आपके पास इलाज ही नहीं था। आप तो मौलिज हैं, और मौलिज के पास इलाज ना हो तो वो बेचारा क्या करे। वो जो कुछ सिक्योरिटी और कुछ सिक्योरिटी में कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें जो प्रिकॉशनरी के तौर पे जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकता था वो किए। उससे क्या कितना फ़र्क पड़ा, क्या हुआ, कैसे बचे? कितना बहुत बड़ा अज़ाब टल गया। पाकिस्तान तो उन चंद ममालिक में से है जो काफ़ी कम इफेक्ट हुआ है। अच्छा, अल्लाह का ख़ास करम रहा है। पाकिस्तान में मसलन इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। सही, इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। मसलन पेशेंट हमारे पास आए, और हमारे पास तो क्रिटिकल पेशेंट्स आते थे सारे ना। जो स्टेबल पेशेंट होते थे वो घरों पे होते थे या आइसोलेशन सेंटर में होते थे, उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा थी। उनकी रिकवरी माशाल्लाह बहुत थी। हमारे पास भी जो पेशेंट एडमिट हुए तो उसमें भी माशाल्लाह हमारा मोर देन 50% जो है रिकवरी रेट रहा है। और पेशेंट हमारे जैसे उस पे गए वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर पे हमारे बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर से आउट भी हुए। सही। तो ये हमारी एक सक्सेस है। अब आप कहाँ खड़े हैं एज डॉक्टर? आप देखते हैं कि कोरोना आपका दुश्मन है और वेरिएंट है, लिबादे बदलता है, शक्ल बदलता है, अपनी जो ख़तरनाक जो ज़रर रसानी है वो भी बढ़ाता घटाता रहता है, और डॉक्टर्स होशियार हैं, रिसर्चर होशियार हैं। आप क्या देखते हैं कि ये लहर ये जम तोड़ देगी
बहुत करीब तोड़ देगी, या ये चलती रहेगी और अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है? अच्छा, जो भी ऐसी वबाएं आती हैं उनका एक ड्यूरेशन होता है, 2 साल से 5 साल तक का होता है ना। अच्छा। 2 साल से 5 साल, 2 साल तो इसको हो गए हैं जी अभी। जी। कुदरत की तरफ से भी इसके अंदर एक चेंजेस आ जाती हैं कि इसकी सिविरिटी कम हो जाती है और एक हार्ड इम्यूनिटी भी आ जाती है। हार्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जैसे माशरे के अंदर 60 to 70% लोगों को अगर हो जाए तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम एक बन जाता है। बाकी वैक्सीनेशन भी चल रही है, लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं और कुदरत की तरफ से भी इसके अंदर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो इसकी सिविरिटी कम हो गई है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर अगर कोई और वेव नहीं आती तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कोविड की जो सिविरिटी है, कोविड तो रहेगा लेकिन इसकी कम सिविरिटी के साथ रहेगा, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार इसके साथ रहेगा। अभी सुना है कि चीन में दोबारा आप चाहे ले आप दोबारा एक लहर है जिसकी वजह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, और सूरत हाल वहाँ कुछ ऐसी है जिसने परेशान कर रखा है। ऐसा कुछ है जो आपको पहले से ही प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है? चाइना में जो भी वेव आ रही है ना, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो हमारे यहाँ गुजर चुका है। इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में गुजर चुका है। आई सी तो वो अभी वहाँ पे वो करेगा, पीक करेगा, फिर डाउन होगा। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो चाइना इफेक्ट नहीं हुआ था उससे, चाइना भी इफेक्ट हुआ है उससे ना, हुआ है। अभी इफेक्ट हुआ है तो वो अपना टाइम पूरा करेगा। जैसे इसका 45 to 60 डेज का ड्यूरेशन होता है। अच्छा, ऐसी जो वबाएं होती हैं, आफात समावी जिसे कहते हैं, ये आपने तो पढ़ा होगा, जब आप इस फेज़ में थे तो आपने स्टडी भी की होगी कि कहाँ कहानी है, इससे पहले भी ऐसे अजाब नाजिल होते रहे? बस वो तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि 1919 में, 1920 में ऐसी स्पेनिश फ्लू आया था तो जिसकी वजह से करोड़ों लोग की मौत हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मसलन मेडिसिन की भी ऐसी फरावानी नहीं थी, मेडिसिन भी इतनी अवेलेबल नहीं थी इजीली, और एक हेल्थ केयर का सिस्टम भी अच्छा नहीं था। वो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा जो कोविड है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। एक कानून है कॉज एंड इफेक्ट का। तो अभी आप ये कहते हैं कि आपने जो खिदमत दी, पाकिस्तान कंपैरेटिव बड़ा बेटर रहा, तो आप ये भी बता दें कि ये बेटरमेंट की कोई कॉज होगी, कोई तो कोई वजह तो होगी ना, सबब तो होगा ना कुछ। अच्छा, बेटरमेंट की हमें तो एक वजह लगती है कि हमारी पॉपुलेशन जैसे यंग है। अब जैसे यंग लोगों को हुआ तो उसमें कैजुअलिटी कम हुई। बाकी दूसरा ये था कि हमारे जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर नज़ला, खांसी, जुकाम, फ्लू वगैरह चलते रहते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी तकलीफों में हम हर वक्त रहते हैं। ये जो हमारे लिए जो है डिस्गाइज थी, ये ब्लेसिंग हुई है। तो अब बाकी अल्लाह का भी करम रहा है कि हमारे जो है मसलन हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। इसमें ईमान का जो क्या है, फर्म बिलीव का क्या कोई किरदार आपने देखा है? ईमान तो मसलन हमारा ईमान है ना कि हमारी मौत आनी है, उसका एक टाइम मुकर्रर है। तो वो कोविड से भी आ सकती है, वो हार्ट अटैक से भी आ सकती है, वो फालिज से भी आ सकती है। ये तो सारे ज़रिए हैं, असल में तो आपका टाइम पूरा हो गया। तो इस नज़रिए पे भी बहुत से लोगों ने जो है मसलन इसका मुकाबला किया। तो इसकी वजह से भी हाँ तो लोगों की यकीन तो हमारे ईमान और यकीन था और लोगों की हिम्मत थी इस वजह से ना, तो लोग घबराए नहीं। क्योंकि इस कोविड की वजह से एक तो जैसे कोविड हो गया उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते थे। कुछ कोविड भी डिप्रेशन कराता था, ब्रेन को इफेक्ट करता था, दिल को करता था, गुर्दों को, बाकी बॉडी को इफेक्ट करता था, तो इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाता था। एक सवाल मैंने पहले से भी पूछा था अपने मेहमानों से, कोरोना हीरोज़ में से, कि एक बात बताएं, ऐसे तो लम्हात आते हैं कि आप बहुत सारी मौतें होती हैं, कुछ बड़ी अजीब सी होती है जिसमें आप बहुत दुखी होते हैं कि वो क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे अपना लख्त जिगर चला जाए, ऐसा होता है। वो आम पेशेंट भी होते हैं, आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो ऐसी कैफियत आप पे किस तरह आई और किस तरह फेस किया, कैसे ओवरकम किया, फिर फ्रंट लाइन पे खड़े हो गए, ये सब कुछ क्या हुआ? इसमें तो हमारे मसलन जो एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब की डेथ हुई इसके अंदर ना। तो अच्छा। उससे हमें फिर एक दिली सदमा, ज़हनी सदमा हुआ। हमारे क्या वजूहात थी कि ऐसा हुआ आपको?
क्योंकि आपके तो रिपीटेडली सभी ऐसा हो रहा था। हाँ, तो क्या ताल्लुक था, क्या जज्बात थे, क्यों ऐसा हुआ? असल में इसमें जो मोर्टेलिटी थी बहुत ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, और ट्रीटमेंट सब पेशेंट को ट्रीट हो रहा था, सब पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही थी। लेकिन जो अपना अजीज़ होता है, करीबी होता है, तो फिर बंदे को अफसोस भी ज़्यादा होता है। एक और ताल्लुक खातिर बाकी, होता हाँ, है। बाकी जैसे हम पेशेंट को देखते थे, कोई हमारे सामने एक पेशेंट होता था, यंग होता था, उसके अंदर कोई कोमॉर्बिड नहीं होते थे, और वो क्रिटिकल हो जाता था, उसकी एक्सपायरी हो जाती थी, तो उसका हमें बहुत वो होता था, अफसोस होता था। देखिए, एक तो होती है सोसाइटी, एक होता है होम, एक होता है ऑक्यूपेशन। SHO की एक फॉर्मूला है। सोसाइटी में आपने बेहतर किरदार किया। जब आप घर जाते थे और ये सारा अजाब देखते थे, तो आप फट नहीं पड़ते थे कि ये नहीं करो, ये करो, बुजुर्ग को और वो ये कोई नहीं, कुछ नो यस कुछ है ना। ये तो एक आप पर कैफियत में तारी हो जाती थी कि मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार सारे बच्चे रहें, और आप डिसऑर्डरली जो है उनको ऑर्डरली करना चाहते थे। नहीं, घर में तो मसलन जैसे हम ड्यूटी ख़त्म करते थे, घर जाते थे, तो घर में हम नॉर्मल बिहेव करते थे। उनको नहीं समझाते थे, उनको नसीहत नहीं करते थे, उनसे परेशानी नहीं करते थे, उनको और वो टाइट नहीं करते थे। असल में हम तो एक जैसे ओपन एरिया में रहते हैं, तो मसलन ऐसा कोई इशू नहीं था। इसको सीरियस हमने नहीं लिया, मसलन इतना जो है ना, अपने ऊपर सीरियस नहीं लिया, अपने ऊपर वैसे तो सीरियस आपने नहीं लिया, तो घर वालों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। कहीं जैसे घर से बाहर जाना होता था, मसलन जैसे मार्केट जा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं या कहीं, तो उसके लिए फिर मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते थे। घरों में जो है तो इतना इसको हम सीरियस नहीं लेते थे। तो बहुत सारी मिथ्स थी, अफवाहें थी, मर रहे हैं, जब ये साजिश हो रही है, आलमी साजिश है, फला को मारा जा रहा है, मुसलमानों पर हमला है, ये ईमान ख़त्म किया जा रहा है, दम निकाला जा रहा है। वो बोल रहे हैं भाई ये जो ना ये अजाब खाने हैं, ये अस्पताल नहीं है। जिना हॉस्पिटल का को तो वो जमा कर ले रहे हैं मौत का सामान, कि भाई तुम इधर आओ, जाना नहीं। एक कयामत की जो है सूरत हाल थी। उस फजा में आपने कैसे मुकाबला किया? असल में एक तो ये जो बीमारी थी, शुरू में तो लोगों ने साजिशों का नाम दिया कि साजिश है, ये है। कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, कुछ कहते थे कि कोरोना किधर है, हमें दिखाओ, हाँ मुझे कोरोना हो जाए, मुझे कोरोना हो जाए। हाँ जी। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही थी लॉकडाउन लगा के कि भाई ये स्प्रेड अभी ना। तक जो उनके बिलीव में ये नहीं है कि उनको जो है बूस्टर या ये इंजेक्शन लगाना चाहिए, और जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखानी चाहिए। अभी तक वो कहते हैं खबरदार जो नाम लिया ये टीके वीके का, ये तो मौत के टीके हैं। नहीं, उसमें एटीट्यूड चेंज हुआ है। जैसे लोगों के मसलन तकरीबन हर फैमिली में नहीं तो दूसरी तीसरी फैमिली में किसी न किसी की डेथ हुई है कोविड की वजह से, तो उसने एटीट्यूड चेंज किया लोगों का। वो आए हैं, वो आए हैं, वो तो आए उससे हैं। रश भी पड़ा होगा आपका। हाँ, उनको तो वो आए हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन भी कराई है, और जो लोग बातें करते थे उन्होंने भी कराई है। फिर अभी फर्क आया है। अभी फ़र्क आया है इसकी वजह से, क्योंकि जो कोविड की जैसे एक लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो उसमें हर दूसरे या तीसरी फैमिली में कोई ना कोई किसी की डेथ हुई, या किसी के रिश्तेदार की, या किसी की दोस्त वगैरह की, किसी की इफेक्ट हुए हैं लोग ना। तो फिर लोगों की फिर एक्सेप्टेंस भी आई है, वरना पहले हाँ लोग इसको डिजीज़ नहीं समझ रहे थे। ये सारी सूरत हाल हुई कि आपने ये नतीजा निकाला कि एक सबक खुदा ने पढ़ाया, और उसके नतीजे में लोगों को समझ में आई और वो उसका इलाज करने लगे। जबकि इलाज का तो हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई आप जो है आपको शिफा पाना है, कोई बीमारी है तो उसको इलाज करवाएं उसका, सही में। लेकिन लोग हमारे साथ इलिटरेसी भी है, हम उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम डॉक्टर से ये चाहते हैं कि हमें जो शिकायतें मिल रही थी वो ये थी कि मिसबिहेव बहुत डॉक्टर्स करते हैं। क्या उनका एहसास ज़्यादा था, या ये हकीकत थी कि आप टेम्परामेंट लूज़ कर गए थे? ये क्या थी? हाँ, ये लोगों की तरफ से शिकायतें थी, लेकिन उसकी वजह वो नहीं थी, लोड था, ओवरलोड था, ओवर बर्डन था। मसलन एक डॉक्टर जैसे ड्यूटी के लिए जाता था पीपी पहन के, 6 घंटे 8 घंटे वो ऊपर रहता था। अब उसके दौरान अटेंडेंट आते थे कि यार हमें अभी गाइड करें,
घंटे घंटे बाद आते थे कि हमें अभी इसकी सिचुएशन बताएं, अभी सिचुएशन बताएं। उसके लिए फिर हमने प्रोटोकॉल ये बनाया कि जैसे एक शिफ्ट ख़त्म होती थी तो शिफ्ट के डॉक्टर आके फिर अपने पेशेंट की काउंसलिंग करते थे। सही। जैसे एक डॉक्टर के पास 5 पेशेंट होते थे, हाँ। तो वो आके फिर अपने पेशेंट की लिस्ट होती थी, नाम पुकारे जाते थे, तो उनके अटेंडेंट को बुला के हर शिफ्ट के बाद ये काउंसलिंग की जाती थी कि अभी उनकी कंडीशन क्या है, अभी कैसी तो कैसे कंडीशन कह देते होंगे आपके जो ये तो जा रहे हैं, ये तो अभी जान नहीं बचना है, उसके लिए भी बड़ा दिल जगह उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी डॉक्टरों के लिए भी बताना मुश्किल होता था, अटेंडेंट के लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता था। एक पेशेंट जैसे आज आया है, आज उसकी कंडीशन ठीक होती थी, दूसरे दिन फिर और डिटेरियोरेट होता था, तीसरे दिन और होता था, तो अटेंडेंट की ये शिकायत होती थी कि मरीज़ तो यहाँ पे ठीक होने के बजाय ख़राब हो रहा है। तो उसको हम यही समझाते थे कि भी ये बीमारी है, ये एक सिविरिटी पे जाएगी, सिविरिटी पे जाके फिर वहाँ से डाउन होगी। तो हर शिफ्ट के अंदर जो है हम हर 6 घंटे पे इनकी काउंसलिंग करते थे। वो हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि मतलब हम पेशेंट को देखते और एक एक डॉक्टर आके मतलब एक एक घंटे पे बताता कि यार इसको क्या है, इसको इसकी कंडीशन क्या है, वो बताना मुश्किल था। तो उसमें ज़रूरत है हमारी आपसे बातों में इतना फ्लो है आपकी, लेकिन यहाँ ज़रूर है कि हम छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। नाज़रीन, हम वक्फ़ा लेते हैं, फिर डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान साहब से हम दोबारा रुजू करते हैं। और ये जो आखिरी मरहला होता है, इसमें पैगाम भी होता है, जज्बात भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे निकालते हैं, उसका लबोलबाब यही होता है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा हम प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं आपका। और अब जो है हमारे जो आखिरी मरहला होता है वो बड़ा अहम होता है, और हम ये चाहते हैं कि उस जज्बात को जो इंसान के दिल में होते हैं वो बताया जाए कि इस कैफियत कोई मामूली कैफियत नहीं है ये, जिससे डॉक्टर साहबान, अब मेडिकल पैरामेडिक्स ये जो गुजरे हैं, ये बहुत अहम है। तो हम इसी तर्ज पे हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं, आप हीरो ऑफ द नेशन हैं, आपने खिदमत की है, ये हम नहीं कह रहे। अब हमने एक सर्वे कंडक्ट किया तो कह रहे हैं कि आपने अपने खर्चे पे अपने क्लिनिक में सैकड़ों लोगों को फ्री इलाज किया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि लोगों की गवाही है। दूसरा ये कि जो भी आपके हॉस्पिटल में लोग थे, उनके घर जाके भी आप इलाज करते रहे, जो हॉस्पिटल में नहीं आना चाह रहे थे। ये जो है एक शरफ है, कबूलियत है। जो कल्ब को कबूल हो जाए वही मकबूल है। आप मकबूल लोगों में शामिल हैं। ये बता दीजिए डॉक्टर साहब, कभी आपने सोचा कि आप डॉक्टर ना होते तो और ये जो लहर आती, इसकी के समरात से तो महरूम होते? आज आप जिंदा भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, ज़्यादा खिदमत वाले हैं, ज़्यादा मिच्योर्ड हैं, आपको मरीजों का ज़्यादा एहसास और ख्याल होगा, क्योंकि आपने जान इस बड़ी तादाद में जाते हुए देखी है। आज आपके इस समझ लें आप डॉक्टर नहीं थे, और डॉक्टर होने का शरफ आपको क्या एहसास दिलाता है? अच्छा, डॉक्टर नहीं होते तो हम भी इस खौफ का और इस बीमारी का और इन चीज़ों का शिकार होते हैं ना, और ये फिर गलतियां करते हैं। हाँ, गलतियां करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया, तो फिर हमने लोगों को गाइड किया, लोगों को इस्लाह की, लोगों को इतना मान गए आपकी असला गार्ड। हम तो कब से गाइड कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता। आप भी कुछ नहीं, लोग मान जाते हैं, लोग मान जाते हैं, उनको हम समझाते हैं, मान जाते हैं। हम पेशेंट मतलब पेशेंट का आप पे ट्रस्ट ज़रूरी है। जी जी जी। पेशेंट अगर डॉक्टर पे ट्रस्ट करता है तो उसके 50% तो वहाँ पे वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है करामत आप में है कि अगर आप ढंग से आप उसको करेंगे तो वो आपकी बात समझता है। डॉक्टर जो है उसके अंदर हमदर्दी का पैमाना बहुत अहम है। बहुत होता। अच्छा, मैंने तो ऐसा किया कि कुछ लोग जैसे एडमिट नहीं होना चाहते थे वार्ड के अंदर ना, और वो कहते थे कि हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, सही है, कि जो भी होगा बस आप हमें घर पे ट्रीट करें। तो उनको हमने घरों पे भी ट्रीट किया, पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस की, फिर हम घरों पे भी फॉलो अप करते थे मरीजों का। वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, पेशेंट को चार्ज नहीं करते थे। आप करते थे या सारे ही ऐसे करते थे? बाकियों को तो मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना कह रहा हूँ। तो ये सर्वे किया है। फिर उससे मैंने एक चीज़ देखा कि जो घरों पे लोग थे उनकी रिकवरी ज़्यादा थी। क्यों?
उनकी रिकवरी ज़्यादा थी क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में थे, अपने दोस्तों अपना में उनके थे, अपना अपने यहाँ बच्चों के साथ ताल्लुकदारी थे, भी तो एक अपने चीज़ है। बच्चों में थे, और घर का खाना जैसे उनको मिलता था, घर की एक सहूलत थी, तो उनको एक टेंशन नहीं थी। कोई भी हाँ, अस्पताल में एडमिट हो जाए ना तो उसको तन्हाई का तन्हाई एहसास का और एहसास होता हाँ, है, तन्हाई का एहसास होता है, वो परेशान होता है, और उस परेशानी के अंदर मसलन फिर मरीज़ की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन जो घरों के अंदर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी रहा है, घर वालों को भी देखते रहे हैं, और ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे खुश रहे हैं, मुतमैन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इम्यूनिटी और बूस्ट तो हुई। साहब बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हो रही हैं और इसमें शक भी नहीं है कि आप इसी तरह आपका बर्ताव भी रहा है। लेकिन कभी तो गुस्सा आया होगा, बोले आउट, गेट आउट, आई डोंट वांट टू सी मोर। नहीं, अच्छा हुआ है, लेकिन कम हुआ है, लेकिन शुक्र है इतना नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो एहसास था कि भी ये मरीज़ हैं और तकलीफ़ में हैं और ये बीमारी भी बड़ी शदीद है। हमें तो बड़ा एक, जब हम पेशेंट का राउंड करते थे, उनकी तकलीफ़ देखते थे कि उनकी सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं, बाईपैप भी लगा रहे हैं, नेबुलाइज भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो तकलीफ़ में होते थे तो उसको देख के हमें बहुत अफसोस होता था कि किन बातों पे गुस्सा आता था, ब्लास्ट बस्ट हो जाते थे आप? होता तो है गुस्सा ना मुझे इस पे इंसान। आता था कि जैसे पेशेंट की नर्सिंग केयर अच्छी नहीं हो रही, पेशेंट की नर्सिंग केयर नहीं हो रही, उसको वॉशरूम ले जाने वाला मसलन को बंदा टाइम पे नहीं लेके जा रहा, उसकी सफाई सही तरीके से नहीं कर रहा, खाने पीने का हम एडवाइस करते थे कि जैसे कोरोना हुआ है तो इसमें खाना पीना अच्छा रखें, खाना पीना अच्छा होगा तो मरीज़ जल्दी बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो उसकी वजह से मरीज़ और ख़राब होते थे उनका पेरेंट की तरफ से क्या था, ये जो लाइन लगाए हुए थे और ये समझ रहे थे कि ये तो मरघट है, ये तो जो है ना बस मौत की जगह है, और ये उनका सामना करना, क्या उनको तो उन पर भी बड़ा गुस्सा आता होगा आपको? नहीं, उन पे हमें नहीं आता था, हमें तो असल में हम समझाने की कोशिश करते थे कि ये बीमारी शदीद है, कुछ अब समझते थे, लोग समझते थे, मसलन मोर देन 90%, मोर देन 95%, 90 मोर देन 99% लोग समझते थे। 1% लोग ऐसे होते थे कि जो नहीं समझते थे, वहाँ पे फिर हम भी थोड़ा सा फिर इरिटेट हो जाते थे कि यार ये हम, समझ नहीं रहे। हाँ समझ नहीं रहे, मसलन ये बीमारी को भी नहीं समझ रहे, हमारी इस एफर्ट को भी नहीं समझ रहे, तो उसमें भी फिर हम क्या कर सकते थे, मसलन हम फिर अटेंडेंट को यही कहते थे कि भाई आप बताएं क्या करें। बड़ा मुस्बत पहलू, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका क्या रहा, लोगों का क्या जो है उन्होंने बेहतर किया, आपने क्या किया जिस पर कहना चाहिए कि यह तो बहुत अच्छा हो गया? बस ये हुआ कि हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पेशेंट की खिदमत की बहुत ज़्यादा, उन्होंने पेशेंट और डॉक्टरों का अपना फियर ख़त्म हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे डॉक्टरों के अंदर जो है फियर ख़त्म हो गया इस बीमारी का, उनको फिर अपनी परवाह नहीं रही, सही। उनको अपनी परवाह नहीं रही कि हमें कुछ होता है नहीं होता। शुरू में यह था, लेकिन जैसे एक वेव गुजरी, दूसरी हुई, तीसरी, उसके बाद फिर डॉक्टरों का खौफ ख़त्म हो गया, स्टाफ का खौफ ख़त्म हो गया, सबको जैसे कि एक दफ़ा कोविड हो गया, वो इस एक्सपीरियंस से गुजर गए, तो उन्होंने फिर और ज़्यादा दिलो जान से खिदमत की मरीज़ों की। देखिए आपने अच्छे काम किए हैं और रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, ये वो आपको कोई थैंकफुल, कोई जो ना ग्रेटफुल ऐसे मैसेजेज आए, कॉल्स आई हैं कि आपने बड़ा कमाल कर दिया, आपने मौत से लड़ाई की है और ज़िंदगी की खाने में आपने कामयाबी हासिल की है? इसमें बस ये होता था, जैसे हमारे जो पेशेंट हम एडमिट करते थे तो उनके साथ अटेंडेंट अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि वो स्प्रेड के चांसेस होते थे और फिर पेशेंट की मैनेजमेंट भी सही नहीं होती थी, तो वो मरीज़ों की फिर हम जो है ना वीडियो कॉलिंग से अटेंडेंट से बात करवाते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, वो हमने की, वीडियो कॉल हम पेशेंट को अपने मोबाइल से जी जी। अटेंडेंट का लेके ना उसको बात करवाते थे, तो उस पर फिर जो अटेंडेंट खुश होते थे तो वो उनकी खुशी बहुत इतनी होती थी कि यार वो अपने मरीज़ को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़, ये जो है ना, ये हमने इसमें सीखी कि यार ये कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें कैसे और इंटरेक्शन कैसे बेहतर बनाना है। डॉक्टर साहब हमारे पास चंद मिनट हैं, हम अब तो चाहते हैं कि जो भी कुछ बातें उसका लबोलबाब हम आपके सामने रखें, हमारे व्यूवर्स के सामने रखें। आज जो बात हुई है, जो हीरो ऑफ द कोरोना रिजिम है, जो दौर आया और जो आफत हुई, और इसमें खुदा ने एक सोल्जर पैदा किए इसके मुकाबले के लिए, इसके फ्रंट लाइन जो सोल्जर्स, ये सिपाही थे, उसमें डॉक्टर्स अव्वलीन सफ में शामिल किए जाते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब का कहना ये था कि जब जाहिर है कि ये खौफ था और उसके पीछे तो कुछ मालूमात भी नहीं थी, ना कोई उसका इलाज था, कोई रिसर्च नहीं थी, सिर्फ जो है वो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए कोई सामान कर दें, कोई इंजेक्शन लगा दें,
और ऐसी चीज़ें ली, उससे भी वो मसाइल पैदा हुए कि वो शुकूक व शुबात थे कि कौन से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जब उसका इलाज ही नहीं है तो आप डाल के आ रहे हो, आप तो मार रहे हो। इस कैफियत से भी डॉक्टर्स यहाँ रहे, जिसका सामना किया। डॉक्टर इनाम ने भी आगे बढ़कर सामने किया। और दूसरी बात ये कि ये कोरोना की लहर खुदा के करम से बहुत अब हल्की है, लेकिन इसके वेरिएंट बहुत हैं, शक्लें बदल बदल के ये हमला करता है। ओमिक्रॉन है, जिस तरह इसमें बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो है इसकी लहर, उसकी शक्लें बदल के आई हैं, लेकिन अब ये थिन हो रहा है और ये जानने की मराहिल में है। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसके रिसर्च की ज़रूरत है, और ये अभी रिसर्च में काफ़ी वक्त ले सकता है। हम अभी बाकायदा हम इसको इलाज करार नहीं देते, बल्कि उसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि लहर का ज़ोर टूटा है, और अब जो है बहुत ही कम तादाद में लोग एडमिट भी हो रहे हैं, और डॉक्टर साहिबान से बड़ा बोझ उतरा है उनके शोल्डर्स पे उनके पर बहुत जिम्मेदारी थी, खुदा ने हल्का किया। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पहले तो सलूट करते हैं हमारे नाज़रीन की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से, कि आज ऐसे हमने हीरो का इंतखाब किया जिसकी सारा हॉस्पिटल गवाही दे रहा है। जिनसे हम बात करते हैं वो इनाम 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 और इनाम याफ्ता आपको करार देते हैं। एक छोटा सा मैसेज आप दे दें ताकि हमारे प्रोग्राम का हम इख्तिताम कर सकें। अच्छा, ये आवाम के लिए जो है हमारा एक मैसेज है कि जो भी ऐसी बीमारी आती है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस इस सेंस में होनी चाहिए कि बीमारी में जाने बल्ला है, हमें उसमें एहतियात भी करनी है, हमें उसका इलाज भी करना है, और हमें अपने जो नॉलेज हैं उन पे ट्रस्ट रखना है कि वो हमारा बेहतरीन इलाज करेंगे और हमें इस बीमारी से बचाएंगे। और ये जो अफवाहें होती हैं इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर कोई भी बीमारी आती है, नई बीमारी आती है, उसमें अफवाहों का एक बाज़ार गर्म हो जाता है। जी जी, तो वो मसलन उस पर भी जो है कान धरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका मैसेज भी आ गया। इसकी रोशनी में देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आप सारा प्रोग्राम हमने आपके सामने रखा है, फीडबैक देना आपका काम है। हमारे नुक्ता नज़र से तो ये कामयाब एक एफ़र्ट्स हमारी रही है, और बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आए हैं जो इससे पहले हम नहीं बता सके थे। यहाँ अपने मेहमान के साथ डॉक्टर मोहम्मद इनाम खान साहब के साथ अपने मेज़बान को जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी, फिर किसी मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।